सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। फिर से हम लोग इकोनॉमिक की क्लास में आ गए हैं। तो इकोनॉमिक की क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़े थे, मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे थे। मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 पढ़ लिए थे। उसके बाद हम उसमें ही बताए थे कि हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आरबीआई से रिलेटेड हो गया। हाँ, वीडियो आने में कुछ लेट हो गया क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हम हॉस्पिटलाइज हो गए थे, ठीक है। तो जिसके वजह से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। हम एक पोस्ट भी कर दिए थे। आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा, आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला गया होगा, ठीक है। फाइनली हम रिकवर कर गए। पूरा का पूरा रिकवर नहीं किए हैं, मतलब 95% रिकवर कर चुके हैं, बस 5% रह गया, वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई के बारे में। पूरा का पूरा आरबीआई को डिकोड कर देंगे। आरबीआई अगर आपको समझना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर आपको समझना है, तो इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा आरबीआई समझा चुके हैं इसमें हम, ठीक है। तो एक बार आप समझ लीजिएगा ना, फिर आपको आरबीआई के बारे में कोई भी तरह का जो होता है ना प्रॉब्लम्स, चाहे कोई भी तरह का डाउट्स नहीं रहने वाला है। ओके, चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आता भी है ना। चलिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसका की पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एक एक चीज़ को मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला आता है सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी। सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी कहने का मतलब हो गया कि ये बैंकों का बैंक है, मतलब बैंक का बाप है, एक तरीके से मान लीजिए। RBI इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी। जितना भी पैसा से रिलेटेड जो भी काम होता है, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग पॉलिसी से रिलेटेड इंडिया में होता है, सब कौन करता है भाई? यही RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे स्कूल में कैसे होता है ना, सिमिलर टू हाउ अ प्रिंसिपल मैनेज ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एग्जाम्पल्स भी है, बीच बीच में एक छोटा छोटा एग्जाम्पल्स भी दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो स्कूल्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल पूरा का पूरा टीचर, पूरा का पूरा स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहा होता है। बस आरबीआई का वही काम होता है। जितना भी तरह का मॉनेटरी पॉलिसीज है, मॉनेटरी रिलेटेड पॉलिसीज है, बैंकिंग पॉलिसीज है, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, ये सबको रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई। तो ये बन जाता है हमारा सुपर बैंक, यानी कि बैंक का बाप। इसके पास बहुत पावर है। वाई रिजर्व बैंक? आखिर रिजर्व बैंक ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? इस रिजर्व बैंक की नाम क्यों दिया गया? इट इज कॉल्ड द रिजर्व बैंक बिकॉज इट होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। इसको रिजर्व बैंक इसलिए बताया गया क्योंकि जितना भी बैंक्स होता है ना, वो सब अपना कुछ कैश रिजर्व रखता है आरबीआई के पास, कि कभी गरीबी छा गया तो बैंक वाला जाएगा, बोलेगा भैया पैसा दे दो हमको, मेरा काम है, हम जो पैसा रखे तो मेरे को दे दो। तो ऐसा है, इसलिए इसको रिजर्व बैंक कहा गया। Because it hold the cash reserves of all commercial banks. Imagine RBI is a central locker. RBI क्या करता है? सेंट्रल लॉकर के जैसा काम करता है, where all banks keep a portion, कुछ अमाउंट, ऐसा नहीं पूरा का पूरा पैसा रख देगा, कुछ अमाउंट, कुछ पोर्शन ऑफ देयर मनी फॉर सेफ्टी एंड इमरजेंसी। सेफ्टी के लिए भी रख देता है भाई, कि आगे कुछ नुकसान होगा तो हम फिर से लेके काम चालू कर सकते हैं। और इमरजेंसी के लिए भी जरूरत होता है कि भाई हमको अचानक से पैसा का जरूरत पड़ गया, कहीं लिक्विडिटी कम हो रहा है, मनी मार्केट में पैसा कम पड़ रहा है, तो बस हम लोग उससे ले सकते हैं। हम लोग नहीं ले सकते, ये बैंक का काम है, बैंकिंग के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर है? बिफोर आरबीआई, अब आरबीआई के पहले क्या था भाई? तो आरबीआई के पहले ये वाला सिस्टम चल रहा था। प्रायर टू आरबीआई द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक के पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अब क्या बन गया है? यही इंपीरियल बैंक बन गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान में रखना है। परफॉर्म सम सेंट्रल बैंक फंक्शन, यही था जो कुछ छोटा मोटा काम करता था, पूरा का पूरा मतलब बॉस बनकर। लाइक अ टेम्पररी स्कूल प्रिंसिपल बिफोर द रियल वन इज अपॉइंटेड। होता है ना कि कभी कभी प्रिंसिपल, चाहे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में डीसी चला जाता है छुट्टी पर, तो कभी डीएम काम कर लेता होता है, ये काम कर लेता, तो उसी तरीके से कि स्कूल का प्रिंसिपल चला गया कहीं पर, चाहे अपॉइंट नहीं हुआ, तो एक टेम्पररी प्रिंसिपल को रखा गया है, भाई काम दाम देख लो, स्कूल तो चलाना ही पड़ेगा, स्कूल तो डेली चालू करना है, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल नहीं तो स्कूलें बंद कर दो, ये तो होगा नहीं। तो वही काम कर रहा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अब बन चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ भाई? एस्टैब्लिश्ड कब हुआ? आरबीआई वाज सेट अप अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1934 में, और उसी के तहत आरबीआई को सेटअप कर दिया गया। मेकिंग ए स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अधीन, मतलब कानून पास किया गया उसके बाद बनाया गया, ऐसे नहीं कि बस बना दो, है ना।
स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ, इट बिकेन ऑपरेशंस ऑन 1 अप्रैल 1935, 1934 को बना और 1 अप्रैल 1935 से ये अपना रिजर्व बैंक वाला एकदम फुल बाप लेवल काम चालू कर दिया कि भैया अब तो हम ही हैं सब कुछ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। बॉडी एग्जांपल्स लाइक आरबीआई क्रिएटेड बाय आरबीआई एक्ट 1934। एसबीआई इज आल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। अब एसबीआई भी जो है ना वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। यानी कि ये दोनों, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, दोनों को ना लॉ बनाकर पास किया गया है ना, लॉ बनाकर तैयार किया गया है कि बाद में कोई कुछ ना बोले, कोई भी इसमें अपना माथा ना घुसाए। ओनरशिप का बात करते हैं तो आरबीआई स्टार्टेड वाज प्राइवेटली ओन बैंक। ये जब आरबीआई स्टार्ट हुआ था ना तो ये प्राइवेटली ओन बैंक था, मतलब प्राइवेट एक तरीके से बैंक था। इमेजिन इट लाइक अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर लैटर बाउट बाय गवर्नमेंट। जैसे होता है ना एक छोटा सा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको गवर्नमेंट खरीद लिया कि भाई हम तुमको खरीद लेते हैं, अब तुम मेरे अधीन काम करो, ठीक है ना, जो भी पर्क जर्क है हम तुमको देंगे। तो वही चीज़ था, पहले प्राइवेट कोचिंग के जैसा था, प्राइवेट बैंकिंग के था। अब सरकार क्या किया, उसको खरीद लिया, बोला कि भैया अब तुम आ जाओ मेरे साथ मिलके काम करो, तुम्हारा काम अच्छा लग रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। तो नेशनलाइजेशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद द गवर्नमेंट पास द रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। मतलब गवर्नमेंट क्या किया, एक रिजर्व बैंक एक्ट पास किया 1948 में, ठीक है, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप। मतलब उसमें ये बताया गया कि प्राइवेट को अब पब्लिक ओनरशिप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड टुक ओवर आरबीआई फ्रॉम प्राइवेट ओनर्स। और प्राइवेट ओनर्स जो लोग था उससे वो अपने हाथ में ले लिया। इंडिपेंडेंस के बाद जो बनाया गया था एक्ट 1948 में, रिजर्व बैंक एक्ट 1948 में। Since 1st January 1941, RBI become a nationalized government-owned institution. So 1 जनवरी 1949 के बाद, यानी कि उसी समय से 1 जनवरी 1949 से RBI क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया और ये गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस हो गया। अब इस पर किसी भी प्राइवेट का अधिकार नहीं रह गया, वो हो गया गवर्नमेंट ओन्ड। क्लियर है। हेडक्वार्टर्स का बात करते हैं तो आरबीआईज ओरिजिनल हेडक्वार्टर वाज इन कोलकाता में है भाई। इट मूव्ड टू मुंबई इन 1937 में मुंबई मूव कर गया, विच इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको भाई, मुंबई को। पहले कहाँ था, कोलकाता में, है ना, ये कोलकाता वाला फिगर विक्टोरिया मेमोरियल, तो ध्यान में रखना है। थोड़ा हम मतलब ग्राफिक डालने का कोशिश किए हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा बनाने का, समझाने का तरीका। चलिए एग्जांपल्स पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आरबीआई कर क्या रहा है। रिजर्व फंक्शन एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इफ मल्टीपल बैंक्स, मान लेते हैं बैंक ए है, बैंक बी है, बैंक सी, छोटा 3 ठो बैंक है और ये है बड़ा बैंक एक ठो आरबीआई, ठीक है। ABC डिपॉजिट पार्ट ऑफ देयर मनी विथ आरबीआई, ये भी इसके पास कुछ पैसा रख दिया, ये भी इसके पास कुछ पैसा रख दिया, ये भी इसके पास कुछ पैसा रख दिया इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, है ना। देन इन केस एनी बैंक फेसेस एन इमरजेंसी और क्राइसिस, दोस रिजर्व्स कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द बैंक और मेंटेन स्टेबिलिटी। अगर मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये फटाक से दौड़े जाएगा, बोलेगा भैया मेरा पैसा दे दो, हमको काम करना है। तो ये क्या करेगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, सारे बैंक्स को पैसा देने का काम करता है। मेन फंक्शन इसका यही है, बाकी और भी बहुत सारा है, ठीक है। मेंटेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जस्ट लाइक मल्टीपल स्टूडेंट्स कीपिंग देयर वैल्यूएबल्स विद अ ट्रस्टवर्दी स्कूल प्रिंसिपल फॉर सेफ कीपिंग। होता है ना, कभी कभी हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो घड़ी पहने हुए हैं, कान में कुछ पहने हुए हैं, चेन पहने हुए हैं, तो क्या करते हैं, स्कूल के एक सेफ कार्ड को, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऑफिस में जमा करा देते हैं कि भाई जमा कर लीजिए, हम जब फ्री हो जाएंगे एग्जाम में तो हम आपसे ले लेंगे, बस वही काम है। गवर्नमेंट टेक ओवर एग्जांपल्स में एग्जांपल ले सकते हैं क्या, 1949, बिफोर 1949, 1949 के पहले आरबीआई वाज लाइक अ बिग प्राइवेट शॉप, एक प्राइवेट शॉप था। गवर्नमेंट बोला कि हम तुमको खरीद लेते हैं, ठीक है, अबाउट द शॉप एंड स्टार्ट मैनेजिंग इट फॉर द पब्लिक बेनिफिट, और ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा एग्जांपल्स हम आपको समझा देने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि आपको क्लियर कट एकदम कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आरबीआई के बारे में, है ना। फंक्शन ऑफ आरबीआई देख लेते हैं, आखिर आरबीआई काम क्या करता है, क्या कैसे करता है। तो बैंक ऑफ इशू, अब ये सबसे पहला काम है इसका बैंक ऑफ इशू का। बैंक ऑफ इशू कहने का मतलब क्या हो गया, ये हर चीज़ का इशूज़ करता है। क्या चीज़ का इशू करता है, क्या चीज़ रिलीज़ करता है, जारी करता है।
आरबीआई इज द ओनली अथॉरिटी, ये एक ओनली अथॉरिटी इन इंडिया दैट इशूज करेंसी नोट्स। जितना भी करेंसी नोट्स होता है वो सबको इशू करने का एक ही अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है, सिर्फ ₹1 का नोट और कॉइन छोड़ के, ठीक है, सिर्फ 1 का नोट और कॉइन को छोड़ के बाकी सारा का सारा करेंसी आरबीआई ही रिलीज करता है, इशू करता है, इसी के पास अथॉरिटी है ना। तो एग्जाम्पल, थिंक ऑफ आरबीआई एज द ऑफिशियल प्रिंटिंग प्रेस ऑफ मनी फॉर मनी, मतलब आरबीआई के पास प्रिंटिंग प्रेस है एक्सेप्ट 1 नोट्स एंड कॉइन्स, ₹1 का नोट्स और कॉइन्स को छोड़ के, विच आर मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो बनाता कौन है? ₹1 का नोट, यानी कि ₹1 का नोट और सिक्का जो होता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता जरूर है बट डिस्ट्रीब्यूट उसको आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई यहाँ भी अपना काम ले ही लेता है, आरबीआई यहाँ भी अपना काम कर ही देता है, ध्यान में रखना है। कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब हो गया क्या? जैसे डॉलर का रिजर्व हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया, बहुत सारा करेंसी रिजर्व होता है बाहर का, ठीक है उसके बारे में। RBI manages the country's foreign currency reserves and tries to keep the exchange rate of the rupees stable। ये क्या करता है? सारा का सारा करेंसीज को रिजर्व रखने का कोशिश करता है। डॉलर रखेगा अपने पास दुनिया भर का, ठीक है, बहुत सारा चीज, बहुत सारा करेंसीज रखेगा ताकि रुपीज का जो वैल्यू जो रहे ना वो स्टेबल रह पाए, रुपीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। एग्जाम्पल, RBI इज लाइक ए लॉकर कीपर, ठीक है ना, लॉकर कीपर फॉर इंडियाज फॉरेन मनी एंड हेल्प्स कीप द रुपीज डॉलर एक्सचेंज रेट फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग, मतलब वाइडली, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना करे रुपीज़ और डॉलर का वैल्यू, क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, अभी बहुत सारा जैसे ब्रिक्स करेंसी है उस पर बात चल रहा है, ठीक है ना, ये सब चीज़ पर। तो रुपीज़ और डॉलर को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार क्या होता है? डॉलर होता है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो चलंत मुद्रा जो है वो है डॉलर। तो रुपीज़ और डॉलर को मेंटेन करने का कोशिश करता है, रुपीज़ के अगेंस्ट में डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट में रुपीज़ कैसे काम कर रहा है उसको मैनेज करने का कोशिश करता है। किसके थ्रू भाई? तो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। करेंसीज, डॉलर रिजर्व रखेगा, ठीक है ना, यूरो रिजर्व रखेगा, पाउंड रिजर्व रखेगा, बहुत सारा होता है, क्योंकि हर कंट्री में कोई इंडियन जा रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब चीज़ को लेकर। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा ये फॉरेन एक्सचेंज वाला। नेक्स्ट आते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक्स, मतलब बैंक का बाप एक तरीके से। ऑल शेड्यूल्ड बैंक कीप अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स लाइक CRR, CRR को हम लोग समझेंगे आगे, देयर डिपॉजिट्स विद RBI। RBI के पास सारा का सारा बैंक्स क्या होता है? अपना कुछ डिपॉजिट रखता है और ये कंपल्सरी है। RBI ऑल्सो लेट्स टू बैंक्स एंड एक्ट एज देयर लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब RBI जो है ना, एक कर्ज देने का भी काम करता है बैंक को। बैंक को जरूरत पड़े, छोटा छोटा जो बैंक जो भी है उसको जरूरत पड़ा कि, तो वो गया दौड़ बोला कि भाई मेरे को चाहिए कर्ज, हमको इसको देना है, इसको देना है, ऐसे करना है, काम कराना है। तो वो क्या करेगा? पहले सब कुछ चेक करेगा, टेस्टेड करेगा, उसके बाद इसको पैसा दे देगा, लो भाई तुम जाओ। तो RBI ऑल्सो लेंड्स टू बैंक्स। एग्जाम्पल, RBI is the bank for all banks. If banks are in trouble, need money quickly, then can borrow from RBI। अगर बैंक को, छोटा मोटा बैंक को अगर जरूरत है कि हम, मेरे को चाहिए है ना भाई, मेरे को दो, हमको चाहिए, इसको देना है, तो क्या करेगा? फटाक से जाकर RBI से कर्ज ले लेगा। बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट, बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर ये भी काम करता है भाई। एक्ट एज द बैंकर फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, बैंकर का काम करता है। कीप्स देयर डिपॉजिट्स एंड मैनेजेस गवर्नमेंट लोन्स, सारा का सारा डिपॉजिट्स अपने पास रखता है और मैनेज क्या करता है भाई? लोन्स को मैनेज करता है। तो जितना भी लोन्स आता है, ठीक है ना, उसको मैनेज करने का काम किसका है भाई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मान लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। गवर्नमेंट कीप्स इट्स अकाउंट्स विद RBI, RBI के पास अपना अकाउंट बनाकर रखता है। कौन भाई? गवर्नमेंट। जस्ट लाइक जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट बनाकर रखते हैं बैंक्स में। इफ गवर्नमेंट नीड्स मनी, RBI लेंड्स टू इट। अगर हमको जरूरत पड़ता है पैसा का तो हम लोग जाते हैं ना भाई बैंक से, भाई स्लिप भरते हैं, मेरे को पैसा देता है। तो वैसे ही सरकार भी जाता है, बोलता है कि मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, तो RBI उसको पैसा देता है, ठीक है, क्योंकि वो वही पैसा वहाँ पर रखा हुआ है। डिपेंड करता है कि अब RBI के पास रखा हुआ है या कहीं से और तरीके से आ रहा है। क्लियर? मॉनेटरी मैनेजमेंट, इसको समझ लेते हैं, एक और फंक्शन है इसका। तो प्रिपेयर्स एंड इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसीज करने का मतलब इंटरेस्ट रेट को देखना, ठीक है ना, NPAs को चेक करते रहना, हमेशा बैंक्स पर नज़र रखना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है मनी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इन्फ्लेशन हो गया, क्रेडिट हो गया, ये सब चीज़ को, एक इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है ना। बाजार में पैसा भी, मतलब बोरोइंग भी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोरोइंग भी नहीं आना चाहिए, बहुत कम बोरोइंग भी नहीं आना चाहिए, है ना, ये चीज़ सब चीज़ को मैनेज करता है।
तो इफ इन्फ्लेशन गोज अप, अगर महंगाई बढ़ जाता है तो आरबीआई कैन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है टू कंट्रोल स्पेंडिंग, ताकि लोग अपना खर्च पर कंट्रोल करें। क्योंकि बोरो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सस्ता रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो करेगा और खर्च ज़्यादा करेगा। तो बोरो ही इंटरेस्ट ही बढ़ा दो तो बोरो कम करेगा तो खर्च कम करेगा, खर्च कम करेगा तो सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाएगा। लाइक अ रिमोट कंट्रोल दैट चेंज द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल रेगुलेटर का भी काम करता है। रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक्स जितना भी होता है, एनबीएफसीज, आरआरबीज, लोकल एरियाज बैंक्स, ये सब बिजनेस वाला जो भी बैंक होता है सो हो गया। एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, आरआरबीज हो गया, गांव वगैरह में लोकल एरिया बैंक्स हो गया, ये सब को रेगुलेट करने का काम किसका है भाई, आरबीआई। हेड वो ये तो सीधा ही बोल दिया कि भाई हम तो सबसे ऊपर में, हम ही नचाएंगे, तुम लोग नाचोगे। Examples: RBI is like a referee making sure all banks and financial companies play by the rules। और RBI ये इंश्योर करता है कि सारा का सारा बैंक काम कर रहा है या नहीं रूल्स के अकॉर्डिंगली, नहीं, यही है आरबीआई। ये आरबीआई मान लो, और ये बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है, बैंक 4 है, काम नहीं करेगा सबको जाकर लतड़ाएगा, जाकर कूटेगा, काम कहीं नहीं कर रहा है। तो ये है बैंक आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव रोल। रिप्रेजेंटेटिव रोल क्या है भाई, तो रिप्रेजेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ में चाहे वर्ल्ड बैंक में, इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, इकोनॉमिक के लेवल पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर, तो आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई क्या करता है, अपने आप को जाकर रिप्रेजेंट करता है इंडिया की तरफ से, क्या भाई हम इंडिया की तरफ से जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बात है मेरे से बात कीजिए। क्लियर है। Examples: RBI act as India's spokesperson at big global bank meetings। जितना भी बड़ा बड़ा ग्लोबल बैंक मीटिंग्स होगा, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना, फिर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एडीबी का हो गया, चाहे आईएमएफ का होगा, सब पर जाकर हमारा क्या करेगा, आरबीआई वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, आरबीआई खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया उठ के चला जाएगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट में है सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट्स। अब सेंट्रल क्लियरेंस और अकाउंट सेटलमेंट का काम क्या है भाई, प्रोवाइड्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फैसिलिटी टू बैंक्स, मैनेजेस पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब देखो, हम लोग कुछ भी पेमेंट करते हैं, किसी को पेमेंट किए तो वो पैसा उसके पास गया नहीं गया, बीच में कहीं फंस गया, ये सब का देख रेख कौन करता है भाई, तो आरबीआई करता है। तो उसी को बोलते हैं सेंट्रल क्लियरेंस। हम चेक किसी को काटे, अब वो उसका अकाउंट में जा रहा है तो बीच में आरबीआई भी आ रहा है, घुस रहा है, देख रहा है कि क्या ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन ए टू बी, ए से बी के पास जो पैसा जा रहा है, क्या वो सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर उसमें कुछ धोखाधड़ी हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसको फाइंड आउट करना और फिगर आउट करना, ये चीज़ है। इफ बैंक ए हैज टू पे बैंक बी, आरबीआई हेल्प सेटल एंड क्लियर पेमेंट्स सेफली। तो ये ध्यान में रखा होगा। जैसे हम लोग किसी को फोन पे किए तो हम लोग को तो लगता है बस फोन पे किए, उधर टंग किए, आवाज आया, टिडिंग हो गया, पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बीच में है वो बैंक बैठा हुआ है, वो देख रहा है, एक एक ट्रांजेक्शन पर उसका नज़र है कि क्या सही अकाउंट में जा रहा है, कहीं दूसरा अकाउंट में, गलत अकाउंट में तो नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती तो नहीं भेजा जा रहा है, चाहे कहीं पर फंस गया है पैसा, है ना, जाम हो जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है। बोलते हैं ना लोग, अरे फ़ोन पे में मेरा पैसा अटक गया, अरे गूगल पे में मेरा पैसा अटक गया। तो वो सब चीज़, वो सब कौन देख रेख कर रहा है, वो आरबीआई कर रहा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं, डेवलपमेंट रोल क्या है इसका। डेवलपमेंट रोल, सेटअप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई, सिडबी एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करता है, मतलब लगाता है कि भाई सब जगह हम ही तो नहीं आ सकते, चलो कुछ के लिए तुमको लगा देते हैं, कुछ के लिए तुमको लगा देते हैं, तुम इस टाइप के ट्रांजेक्शन पर ध्यान दो, इस टाइप का ट्रांजेक्शन पर ध्यान दो। तो ये सब चीज़, जैसे आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, ये सब सारा चीज़ उस पर काम करता है। RBI is like a coach helping to create new financial players and promoting industrial growth। यानी कि आरबीआई क्या हो गया, एक टाइप का कोच का काम कर रहा है, और सारा खिलाड़ी है, और उसको जो सिखाने वाला है, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो सबको हेल्प कर रहा है कि भाई तुम जाकर ऐसे ऐसे करो, ऊपर में हम हैं, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो तैयार रहेंगे हम। ये चीज़ है। प्रोमोशनल रूल्स, ठीक है। प्रोमोशनल रूल्स है तो कुछ ना कुछ प्रमोशन भी होगा भाई। प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन लाइक रूरल ब्रांच रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का मतलब कि ब्रांच खोलना, सेफ्टी ध्यान में रखना है, क्या वो बैंकिंग में यूज़ कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम इतना तेज़ी से चल रहा है तो क्या वो सेफ है या नहीं है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब सारा चीज़। अम्यून्समेंट उसको बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कुछ धोखाधड़ी हो गया तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले में जाएंगे।
एंड इंश्योर फंड रीच प्रायोरिटी सेक्टर, और ऐसा सेक्टर्स को ढूंढना, चाहे ऐसा सेक्टर को फंडिंग करना जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, पावर सेक्टर में हो गया, है ना। अभी एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो स्टार्टअप सेटअप करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय क्रिएट हो रहा है, ये सब चीज़ पर ध्यान देना। RBI makes sure that banks have branches in villages and that small farmers and businesses get loans, priority sector lending, ये सबको मिलना चाहिए। यानी कि वो इंश्योर कर रहा है कि भाई छोटा छोटा जगह भी जाओ, वहाँ पे अपना ब्रांचेस खोलो और देखो फार्मर्स को, बिजनेसेस को, ये सबको पैसा का जरूरत है उसको दो, तभी तो कंपनी चाहे इंडिया ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई। अब तो देख लिए कि आरबीआई का काम क्या है, अब देखना है कि आरबीआई का इनकम कहाँ से आता है और वो आरबीआई का जो इनकम आता है वो पैसा खर्च कहाँ करता है, वो जो दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इनकम। तो रिटर्न्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि फॉरेन करेंसी सबके पास होता है, फॉरेन रिजर्व होता है, किसके पास भाई, तो आरबीआई के पास। तो आरबीआई इन्वेस्ट इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लाइक यूएस डॉलर्स, यूरोज, गोल्ड्स इन सेफ ओवरसीज। अब ये लोग क्या करता है, ऐसा थोड़ी है कि पैसा जमा करके रखा हुआ रहता है, नहीं, वो इन्वेस्ट करता है ओवरसीज, बाहर में कहीं पर ऐसा एसेट में जहां से उसको फिक्स रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है ना। ओवरसीज एसेट अर्निंग इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न फ्रॉम दीज होल्डिंग्स, और उस होल्डिंग्स पर रिटर्न मिलता है। जैसे मान लो हम स्टॉक खरीद लिए एमआरएफ का, तो एमआरएफ का स्टॉक खरीद लिए तो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अगर स्टॉक का भाव बढ़ जाएगा तो हम पैसा अगर रखे हुए रहेंगे तो मेरा पैसा बेकार हो जाएगा ना, तो वो उसको यूज कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं, लाइक अ पर्सन कीपिंग मनी इन अ फॉरेन सेविंग अकाउंट्स एंड अर्निंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। कोई भी पर्सन मतलब अपना फॉरेन सेविंग अकाउंट्स में पैसा रख रहा है और उसके थ्रू वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है और उससे वो पैसा कमा रहा है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है इसको भाई। आरबीआई होल्ड एंड इन्वेस्ट इन रूपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है ना। बहुत सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है। अर्निंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज होल्डिंग्स, ये सब पर भी उसको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो रख रहा होता है ना भाई, हम तुम्हारा सिक्योरिटी बॉन्ड रख रहे हैं, हम तुम्हारा ट्रेजरी बिल रख रहे हैं, तो हमको क्या दोगे, हम ऐसे ही थोड़े रखेंगे तुम्हारा, तो मेरे को क्या दोगे, तो आरबीआई को मिलता है, गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, तो गवर्नमेंट रखेगा भाई, उसको पैसा रिटर्न में मिलेगा तो वो तो लेगा ही लेगा, वो सेफ्टी रख रहा है। जैसे हम बैंक में रख रहे होते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है ना, तो बैंक उस पैसा से कमाता भी तो है कि नहीं। और फिर अगर मान लो हमको मैसेज भेज रहा है तो उसका पैसा काटता है कि नहीं, एटीएम दे रहा है तो उसका पैसा काटता है कि नहीं, वो उसी तरीके से सिमिलर टू अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक। और उसी तरीके का अर्निंग हो गया, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर दिया और उससे हमको अर्निंग मिल रहा है। तो गवर्नमेंट भी क्या करता है, वो अपना सिक्योरिटी जाकर जमा कर देता है आरबीआई बैंक में, आरबीआई उसको इंटरेस्ट देता है, उससे भी वो पैसा कमाता है। ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडिंग टू बैंक्स, रेपो ओवरनाइट लेंडिंग, इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडिंग टू बैंक्स। अब देखो, अब आरबीआई है, आरबीआई के पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा है तो वो क्या करेगा, बैंक आएगा लोन लेने के लिए, तो बैंक को लोन देगा, तो लोन देगा तो फ्री में देगा, नहीं देगा। अब उसको भी बोलेगा भैया तुमको हम पैसा दिए हैं तो हम तो इंटरेस्ट लेंगे ना तुमसे, तुम सबसे लेता है, हम तुमसे नहीं लेंगे। आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स थ्रू रेपो ऑपरेशंस एंड अर्न। रेपो को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, ये सब चीज पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक्स थ्रू रेपो ऑपरेशंस एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम दीज लोन्स। अब बैंक को देगा, उससे लोन लेगा, जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही वो लोग लोन लेगा तो वो लोग इंटरेस्ट देगा आरबीआई को इनकम। लाइक लेंडिंग मनी टू अ फ्रेंड ओवरनाइट एंड चार्जिंग देम वन सम इंटरेस्ट। मान लो हमको किसी से पैसा का जरूरत पड़ गया अचानक से, तो हम किसी दोस्त को फ़ोन किए, भाई मेरे को 15,000 रुपये चाहिए। अब वो बिजनेसमैन रहा, वो बोलेगा भाई हम 15,000 दे देंगे, लेकिन कल सुबह हमको 15,500 चाहिए, 500 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो अब हमको काम है तो हम ले लेंगे, कल सुबह दे देंगे उसको 15,500, तो वो उसका इनकम हो गया। 15,000 का 15,000 मिल भी गया, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि हमको वो समय पर काम आया, है ना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कमीशन। आरबीआई चार्जेस कमीशंस फॉर मैनेजिंग बोरोइंग्स एंड डेट इशुएंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब क्या करता है आरबीआई ना, कमीशन भी चार्ज करता है कि भाई हम तुम्हारा बोरोइंग्स को मैनेज कर रहे हैं, हम तुम्हारा सिक्योरिटीज़ को रख रहे हैं, हम तुम्हारा बिल को रख रहे हैं, तो भाई हमको भी तो कुछ मिलेगा ना, कि हमको नहीं दोगे। जैसे हम एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी करने वाला बैंक जो है, अगर मान लो बैंक से एसआईपी कर रहा है कोई, तो बैंक क्या बोलेगा, हमको बोलेगा ना भाई हम तुम्हारा पैसा फंड मैनेज कर दे रहे हैं, कुछ मेरे को भी तो चार्जेस दोगे ना भाई, तो 1 लाख रुपया हमको भी दे दो। अब वैसा करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों रुपये चला गया उसके पास, तो फंड मैनेजर के पास। उसी तरीके से लाइक एन एजेंट टेकिंग ए फी फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट फॉर समवन, क्लियर है।
नेक्स्ट में आते हैं सिग्न्योरेज। सिग्न्योरेज क्या होता है भाई? तो प्रॉफिट फ्रॉम करेंसी इशुएंस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो सरकार का हैवी पैसा कहाँ से आता है। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स एंड देयर प्रिंटिंग कॉस्ट। मतलब कि अगर 500 रुपये का नोट छप रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ इफ प्रिंटिंग अ 500 रुपीज नोट कॉस्ट ₹4। 500 रुपये का नोट छापा जा रहा है और उसको छापने के लिए कितना कॉस्टिंग आ रहा है भाई? 4 रुपया। लेकिन वो मार्केट में निकल कितना में रहा है? 500 रुपये में। तो सरकार को कितना फायदा हो गया भाई? 496 रुपया का। 4 रुपये का नोट बना रहा है, उस पर 500 रुपया कर रहा है, उस पर खाली आरबीआई का साइन है। वो 500 का वैल्यू का है बाजार में, बट वो रिलीज कितना में कर रहा है? 4 रुपया में। तो कितना प्रॉफिट हो गया भाई? तो 496 रुपये। अब सोचो कितना पैसा उसके पास जमा हो रहा होगा व्हेन द नोट इज इशूड। तो यही चीज होता है सिग्नोरेज, इसी को बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, सिग्नोरेज एक तरीके से साइन का वैल्यू है। Fees and services charges, income from providing services to the government and banks such as settlement and debt management operations। दुनिया भर का काम करता है आरबीआई सबके लिए भाई। तो फीस लेगा, चार्जेस लेगा, तो उसके लिए उसका पैसा बनता है। एक्सपेंडिचर ऑन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। अब आरबीआई पैसा तो कमा लिया भाई, आरबीआई पैसा कमा लिया। अब आरबीआई पैसा कहाँ खर्च कर रहा है? तो सबसे पहला आता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। करेंसी को प्रिंट करने में खर्च जो आ रहा है। मनी स्पेंट ऑन प्रिंटिंग एंड इशूइंग न्यू नोट्स एंड कॉइन्स। नोट्स और कॉइन्स को जारी करना। पहले भी बताएं, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स जितना भी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, बट डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आरबीआई करता है। ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल्स लाइक द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग टिकट्स फॉर एन इवेंट। मतलब अब प्रिंटिंग कॉस्ट होता है ना भाई, कि हम जाके कोई इवेंट के लिए तो उसका प्रिंटिंग कराए के टिकट बांटेंगे, ये वो है ना। कभी हम भी अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे, हम भी अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप लोग को पसंद ज़्यादा अच्छे जाने लग जाएंगे, तो हम भी आप लोग से मीटअप करेंगे। तो उसके लिए तो हमको जुगाड़ करना पड़ेगा ना भाई, कि हाँ भाई चलो मिले हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग से मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि हाँ सेलिब्रिटी, नहीं, बस आप ही लोग के जैसे हैं। हम भी पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते, आपको अच्छा लगता है, आप रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं, बस हमको और अच्छा मौका लगता है और अच्छा मन करता है और मोटिवेट होते हैं, बस हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। स्टाफ एक्सपेंडिचर। स्टाफ एक्सपेंडिचर होता है भाई तो सैलरीज, पेंशन्स एंड अदर बेनिफिट्स टू आरबीआई एम्प्लॉइज। सबको तो पैसा देगा। एग्जाम्पल सिमिलर टू एनी ऑर्गेनाइजेशन पेइंग स्टाफ फॉर रनिंग डेली ऑपरेशंस। डेली ऑपरेशंस करने के लिए अब सब सैलरी देगा स्टाफ को, ये वो सब कुछ है। कमीशन गिवन टू बैंक्स। RBI pays commission to commercial banks for handling government transactions and distributions of new coins and currency। अब RBI डायरेक्ट तो बैठ नहीं जाएगा भाई कि हम छाप देंगे, तो बैंक से वो काम करवा रहा है तो बैंक को कमीशन देता है भाई। बैंक के थ्रू उसका पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी कमीशन देता है भाई, तुम मेरा चीज़ को अच्छा मैनेज कर रहा है, चलो वो बैंक अच्छा मैनेज कर रहा है। जैसे मान लो बीच में आ जाता है SBI, हम बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, किसी और का बीच में SBI, तो SBI उस काम को अच्छा कर रहा है तो बोलेगा ना भाई हम आपका इतना अच्छा काम कर रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमको कुछ मिलना चाहिए। हाँ भाई चलो ठीक है, 2 पैसा तुम भी ले लो, ये चीज़ हो गया। लाइक पेइंग अ शॉपकीपर अ स्मॉल फी फॉर ईच बिल पेमेंट कलेक्टेड। तो पैसा लेगा तभी तो वो आरबीआई के पास पहुंचेगा। डायरेक्ट हम आरबीआई को तो नहीं ना देंगे, हम तो बैंक को देंगे, तो बैंक बोलेगा हम बीच में हैं तो भैया हम तो लेंगे, कोई तो उपाय है नहीं। कमीशन टू प्राइमरी डीलर्स। अब प्राइमरी डीलर्स को कमीशन कैसे देता है? पेमेंट मेड टू रिकॉग्नाइज मार्केट पार्टिसिपेंट्स प्राइमरी डीलर्स फॉर देयर रोल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस। जितना भी, जैसे अगर मान लो फोन पे है, जैसे भारत पे है, जैसे फिर योनो है, बहुत सारा चीज़ आ जाता है ना बीच में, बहुत सारा आ गया है। जो QR कोड बना है वो भी तो पैसा ले रहा होगा, वो भी तो ट्रांजेक्शन, वो सब चीज़ को मैनेज, वो सबको कमीशन देने का काम क्या होता है? इसी का काम होता है, यही देता है अपनी तरफ से। सिंपल एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट, अब थोड़ा सा आसानी से समझ लेते हैं। इनकम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आरबीआई इंटरेस्ट बाय लेंडिंग टू बैंक्स रेपो रेट पर और बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स मच लाइक अ पर्सन अर्निंग इंटरेस्ट ऑन देयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन सेविंग बैंक अकाउंट्स। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कमाया। एक्सपेंडिचर कैसे किया भाई? तो आरबीआई स्पेंड्स मनी ऑन प्रिंटिंग करेंसी लाइक द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट बनता है वैसे वो नोट बनाता है। ऑन एम्प्लॉय सैलरीज एंड कमीशंस पेड आउट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। जितना भी सर्विसेज उसको मिल रहा है, जिसके जिसके थ्रू सबको वो पैसा देगा, नहीं देगा तो उसको सर्विस कैसे मिलेगा? वो डायरेक्ट किसी कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये चीज़, ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस पर बहुत लोगों का नज़र होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए और आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है, पॉलिसी आने वाला है, पॉलिसी आने वाला है, ये आने वाला,
ठीक है, ये मीटिंग होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, आरबीआई आने वाला है, आरबीआई का जो आरबीआई गवर्नर है कौन है भाई, संजय मल्होत्रा, वो आने वाले हैं, कुछ बोलेंगे, क्या होगा, क्या घटेगा, क्या बढ़ेगा, वो सब चीज़, तो वही है मॉनेटरी पॉलिसी। समझते क्या है, ठीक है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू यूज किया जाने वाला टूल टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है, मनी सप्लाई को, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ, सबसे इंपॉर्टेंट हाथ जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, जो आरबीआई करता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करता है ताकि इंटरेस्ट रेट रेगुलेट हो सके, वो कंट्रोल में रह सके, मनी का ठीक से सप्लाई हो सके, है ना, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो सके, ताकि इकोनॉमी भी अच्छे खासे से चलता चले। आरबीआई फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑन अ बाई मंथली बेसिस। बाई मंथली बेसिस हो सकता है 15 दिन में कर ले, ठीक है, 15 दिन में एक बार आ जाता है, चाहे महीना में, चाहे 2 महीना में, 3 महीना में, ऐसे करके आ जाता है। आपको अगर आप देखिएगा आरबीआई का साइट्स पर तो आपको मिल भी जाएगा, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, अब समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन काम क्या, मतलब ये किस लिए ये सब चीज़ करता है। सबसे पहला इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, टू रेगुलेट द एक्सपेंशन ऑफ मनी, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम मतलब कंट्रोल करने के लिए, बहुत महंगाई ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना, बहुत महंगाई ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग ना ये बोरो करना बंद कर देंगे, बोरो करना बंद कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई कि सर्कुलेशन, जो मनी का सर्कुलेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए इसका काम मॉनेटरी पॉलिसी का है। डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, इंश्योर सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना है भाई मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू, कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, अगर रेट बढ़ाएंगे तो ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, इतना ब्रांचेस खुलना है, ये। फ्लो ऑफ क्रेडिट, फैसिलिटेट एडिक्वेट क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स टू बूस्ट ग्रोथ। अब उस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पैसा का ज़रूरत है, जहाँ उसको चाहिए, बोरोइंग होना चाहिए, वहाँ नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे अभी पावर सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को प्रमोट करता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम है मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। इनकरेज इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस हो ताकि, बट इंडिया में वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। अगर आप पॉवर्टी लाइन को देखो और जो एवरेज इनकम देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिल जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट्स को भी मैनेज करना होता है मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू, है ना। ये मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू बहुत सारा ट्रेड जो है ना वो कम ज़्यादा होता है, कि अगर इधर कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ट्रेड होना कम हो गया, फिर शिप आना कम हो गया, तो सब पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अच्छा रहा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का भरोसा हो जाता है भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, है ना, ऐसा चीज़। एग्जाम्पल, आरबीआई रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई। अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया, तो क्या करेगा आरबीआई, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा टू कूल डाउन राइजिंग प्राइसेस को कूल डाउन करने के लिए, और लोअरिंग रेट्स टू बूस्ट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन्स। अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या करेगा, रेट को कम कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरो करें और अपना काम करें, ताकि फिर वो बूस्ट कर जाए, आगे बढ़ जाए। सप्लाई और डिमांड वाला हिसाब है, और कुछ है नहीं, मोटा मोटी। टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए टूल्स है, बहुत सारा टूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव टूल्स, जनरल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल मनी क्रेडिट इन द इकोनॉमी, जिसका इम्पैक्ट मतलब जनरली हो ही जाता है। तो एक क्वांटिटेटिव होता है टूल्स और एक क्वालिटेटिव टूल्स होता है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बोले थे ना कि ये सब चीज़ को डिस्कस में हम मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे, आ गया। पोर्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई एज कैश। अब मतलब कोई भी जो छोटा बैंक है, सपोज कर लीजिए कोई भी छोटा बैंक ए है, अब ये है ना कुछ अमाउंट, मान लीजिए 5% ऑफ अपना डिपॉजिट क्या करेगा, आरबीआई के पास जाकर जमा कर देगा, बोलेगा भैया तुम रखो फिलहाल, अभी हमको भी जरूरत नहीं है, तुम रखो, जब जरूरत पड़ेगा तब हम तुमसे मांग लेंगे, ठीक है। तो ये रखता है, वही होता है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। इंक्रीज इन CRR, अगर मान लो CRR बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैंक, छोटा बैंक जो था वो ज़्यादा जाकर पैसा जाकर रख रहा है।
लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग, तब इसका मतलब जो छोटा बैंक है उसके पास पैसा कम बचा तो वो कम पैसा बोरो करेगा, कम पैसा बोरो करेगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज मनी सप्लाई। ठीक है, कम पैसा सप्लाई करेगा, मतलब जो कर्ज लेने आएगा उसको नहीं दे पाएगा क्योंकि ज्यादा मात्रा में तो आरबीआई के पास रख दिया है, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई। एग्जाम्पल, इफ CRR राइजेस, अगर CRR बढ़ा दिया जाता है, बैंक्स कैन लेंड लेस, बैंक क्या करेगा, उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा। जैसे हम अगर मान लो 100 रुपया मेरे पास है, हम चुकड़ी में जो पैसा रखते हैं ना, वो मान लो 10 रुपया रख रहे हैं अब, और बाकी 90 रुपये से काम कर रहे हैं, मान लो मेरा कुछ काम हो रहा है, तो अगर हम वो 10 रुपया से बढ़ाकर 15 रुपया कर देते तो मेरे पास कितना बचा, 85 रुपया बचा, यानी कि हम 85 रुपया का ही काम कर पाएंगे, है ना। अगर कोई हमसे मांगेगा तो हम 85 रुपया ही दे पाएंगे, तो क्या हो गया, बोरोइंग क्या हो गया, कम हो गया। 85 रुपया ही ना, 5 रुपया तो और किसी को दे सकते तो और पैसा आता, बट बोरोइंग मेरा कम हो गया। तो हेल्पिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। भाई ज़्यादा पैसा बाजार में मत पंप करो, ज़्यादा पैसा पंप करेगा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो पैसा को थोड़ा सा रोको। ठीक है, तो CRR इंक्रीज कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR जिसको बोलते हैं। SLR क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स मस्ट कीप एज लिक्विड एसेट्स, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। मतलब परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, मान लीजिए 100 रुपया है तो उसका मान लो वो रख लेता है 18%, 17%, 16%, कुछ अमाउंट क्या करता है वो रख लेता है, बोलता है कि भाई हम अपने पास रखेंगे। चलो ठीक है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ, तो वो बोला कि भाई हम ज़्यादा करके रख लेंगे। क्या हम भी खो गए कहीं और, फिर से पढ़ लेते हैं। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप एज लिक्विड एसेट। हाँ, तो अगर मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया में अगर मान लो वो उसको कुछ अमाउंट ऑफ, यानी कि कुछ परसेंटेज क्या करना होता है, अपने पास रखना होता है। किस फॉर्म में भाई, कैश में रख लो, गोल्ड में रख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लो, कुछ में भी, विद देमसेल्फ अपने पास रखना होता है। इंक्रीज अगर SLR करेगा, मतलब SLR अगर बढ़ जाता है तो लेस मनी अवेलेबल फॉर लोन्स हो जाएगा, यानी कि लोन्स के लिए मेरे पास कम पैसा बच गया ना। क्यों? क्योंकि हम उसको गोल्ड में रख लिए जमा करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख लिए, कैश में रख लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। बैंक मस्ट सेट असाइड ए सर्टेन अमाउंट सो दैट डोंट लेंड ऑल डिपॉजिट। बैंक्स क्या करता है ना, कुछ अमाउंट पहले से ही साइड कर देता है कि भैया इतना मेरे को रखना है, बाकी हम सब कुछ इसमें करेंगे। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड गवर्नमेंट फंडिंग्स को देना है, गवर्नमेंट का भी मान लो डिमांड कर देगा 2-4 लाख करोड़ का, कहाँ से देंगे उसको, तो इसके लिए ये सब चीज़ किया जाता है। तो CRR और SLR आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बैंक रेट का बात कर लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक और अदर्स। मतलब बैंक से एक तरीके से मान लेते हैं लॉन्ग टर्म रेट होता है ये, है ना, कि RBI अगर आपको कर्ज दे रहा है, किसी बैंक को कर्ज दे रहा है, RBI मान लेते हैं SBI के पास SBI को दिया कर्ज कि लो भाई हम तुमको 5 लाख करोड़ का दे रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म पर होगा, लॉन्ग टर्म रेट पर होता है। ठीक है, रेज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट बढ़ जाता है तो कॉस्टलियर बोरोइंग फॉर बैंक्स के लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा ना, बोलेगा भाई हम तुमसे पैसा ले रहे हो, तुम मेरे से इतना महंगा इंटरेस्ट दे रहे हो। तो लेस लेंडिंग टू पब्लिक, इसका मतलब वो पैसा कम लेगा तो पैसा कम दे पाएगा बाजार में, तो पैसा कम हो गया। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रेपो रेट शॉर्ट टर्म रेट फॉर RBI लेंडिंग टू बैंक, ये शॉर्ट टर्म रेट होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हो जाता है विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलैटरल। अब इसके एवज में कोलैटरल क्या रखा जाता है भाई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख दिया जाता है, गवर्नमेंट का कुछ बॉन्ड पेपर है, ये वो सब कुछ रख दिया जाता है कि लो भाई इसके एवज में मेरे को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म में। लो रेपो रेट, अगर रेपो रेट कम हो गया तो चीपर बोरोइंग फॉर बैंक्स हो गया, मतलब रेपो रेट कम हो गया तो बैंक्स बोलेगा अरे भाई सस्ता है, चलो ठीक है ले लेते, मोर लोन्स टू पब्लिक के पास ज़्यादा लोन मिल जाएगा। हाई रेपो रेट होगा, अगर रेपो रेट बढ़ गया, मान लो गवर्नर आया और बोला कि रेपो रेट हम बढ़ा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बैंक्स को फंड जो मिल रहा है वो महंगा मिलने लगेगा, वो फंड ही नहीं लेगा, वो बोलेगा लोन मेरे को नहीं चाहिए अभी, छोड़ो हटाओ। तो लेस लेंडिंग, मतलब बाजार में पैसा कम बांटा जा पाएगा, यानी कि लोग कर्ज कम लेगा, कम कर्ज लेगा, कम खर्च करेगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा, यही तो चल ही रहा है।
रिवर्स रेपो रेट। अब आते हैं रिवर्स में, रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स। अब आरबीआई कुछ पैसा बैंक से भी लेता है, तो वो जो रिवर्स होता है ना, जैसे अभी बैंक ले रहा था आरबीआई से, अब आरबीआई बोल रहा है कि तुम मेरे को दो कुछ पैसा। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो बैंक्स हैव इंसेंटिव टू लेंड टू आरबीआई, है ना। अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते तो बैंक्स के पास क्या हो जाएगा, इंसेंटिव आ जाएगा, एक्स्ट्रा मनी आएगा ना। लेस अवेलेबल फॉर पब्लिक लेंडिंग, मनी सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, हम कंफ्यूज कर गए। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आरबीआई जो कर्ज ले रहा है, किसी कर्ज ले रहा है चाहे पैसा ले रहा है बैंक से, ठीक है, तो वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बैंक्स हैव इंसेंटिव टू लेंड टू आरबीआई, अब इंसेंटिव देना पड़ेगा मतलब ज़्यादा पैसा लगाना पड़ जाएगा। तो लेस अवेलेबल फॉर पब्लिक लेंडिंग, अब ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा तो उसके पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। अब जब पैसा नहीं बचेगा तो वो किसी दूसरे को कैसे कर्ज देगा, किसी दूसरे को कर्ज नहीं देगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही, अगर तो लॉजिकली सोचिए ना तो बड़ा छोटा सा चीज़ है, बट इस पर बहुत बड़ा लेवल पर काम होता है। पूरा इंडिया का इकोनॉमी इसी सब चीज़ पर चल रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी में आता है। क्या आता है, स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई ओवर एंड ओवर रेपो फैसिलिटी यूजुअली एट रेपो प्लस 1%। आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो हमको अचानक से पैसा का जरूरत पड़ गया तो कोई भी बोलेगा भाई बाजार का रेट 3% है, हम तुमसे 4% लेंगे, 1% ऊपर लेंगे, ठीक है। तो अगर तुमको पैसा चाहिए तो बोलो, फटाक से ट्रांसफर करते हैं। तो वही करता है बैंक के साथ आरबीआई। बैंक को अगर जरूरत पड़ जाता है तो बोलता है भाई मेरे को पैसा चाहिए, एकदम तड़के चाहिए, एकदम अभी तो अभी, तो ठीक है हम दे देंगे, जो रेपो रेट है उससे 1% ऊपर दे दो हमको, हम तुमको पैसा दे देते हैं, ले लेता है। पर्पस क्या होता है, मैनेज सडन लिक्विडिटी क्रंच। अब अचानक से जैसे कोविड में मार्केट गिर रहा था, इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गया था, अचानक से नीचे से उठाना था, तो नीचे से उठाने के लिए पैसा चाहिए था, लिक्विडिटी चाहिए था, तो बस पंप कर दिया पैसा, लेके दे दिया पैसा, पंप कर दिया, इनकम तो हो ही जाएगा, इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स हो गया, अब क्वालिटेटिव टूल्स आते हैं, यानी कि क्वालिटी पर देखते हैं हम लोग। सेलेक्टिवली इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर सेक्टर्स यूजेस ऑफ क्रेडिट, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुकर चला होगा, कुकर का शायद आपको आवाज़ भी आ रहा होगा हल्का हल्का, है ना, बट उसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स में क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है, लिमिटिंग क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर्स। स्पेसिफिक सेक्टर को ना लिमिट क्रेडिट देना है, मतलब लिमिट पैसा फंड करना है, उसको ज़्यादा मात्रा में पैसा नहीं देना है, ठीक है। मोरल सुसाइड क्या होता है भाई, आरबीआई परस्यूट्स बैंक्स टू फॉलो पॉलिसी गाइडलाइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब आरबीआई परस्यूट्स करता है, सारा का सारा बैंक्स को बोलता है देखो भाई तुमको मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, पॉलिसी गाइडलाइंस को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कुछ कभी भी बिजली गिर सकता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए क्या होता है, आरबीआई रिस्ट्रिक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ वीक बैंक्स। अगर कोई वीक है, मतलब कोई काम, अगर कोई बैंक ना कम ग्रोथ से चल रहा है, ठीक है ना, तो उसका एक्टिविटी पर था ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव लगाता है नजर रखना, भाई तुम काम करो नहीं तो फिर तुम्हारा फंडिंग हम रोक देंगे, तुमसे काम नहीं हो रहा है, तुम नहीं काम करोगे। डायरेक्ट एक्शन हो जाता है कभी कभी, आरबीआई कैन पेनलाइज बैंक्स फॉर नॉट फॉलोइंग इट्स डायरेक्शंस। कभी कभी बैंक होता है जो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, उसके अगेंस्ट जाके काम करता है, सीधा पेनल्टी लगाता है, भैया तुमको देना पड़ेगा 10,000 करोड़ रुपये, तुम्हारा पेनल्टी दो भरो। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स, अलग अलग रेट्स भी हो जाता है कभी कभी। डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स टू प्रमोट और लिमिट लेंडिंग। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को प्रमोट करना है तो उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उसको थोड़ा सा फंडिंग अलग रेट पर कर दो। किसी को अरे ठीक है चलेगा, चलो इसको अलग रेट पर फंडिंग कर दो, तो थोड़ा सा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर में पैसा जा रहा है और वो सेक्टर से पैसा कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। चलो सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं CRR 4% है ना, CRR 4% है और SLR 19.5% है। और CRR कहने का मतलब क्या हो गया कि ये रख रहा है रिजर्व बैंक के पास, और SLR क्या हो गया भाई कि SLR के मतलब जो होता है ना सिक्योरिटीज, गोल्ड, ये सब रिजर्व रखना पड़ेगा। और बैंक के पास डिपॉजिट मान लेते हैं 100 करोड़ का है ना, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर लोन कितना हो गया, देखिए 4% और 19.5% हो गया कितना, 19 4 23.5%, बच गया कितना 76.5%, यानी कि 76.5 करोड़ उसके पास बच गया है।
क्या चीज़ भाई, CRR और SLR एडजस्ट करने के बाद। इफ RBI इंक्रीज CRR, अगर ये 4 से 5 हो जाता है ना, और SLR मान लेते हैं 4 से ये 5 हो गया, तो अब कितना हो गया भाई, 9 और 5 14, यानी कि हो गया 24.5। तो अब इसके पास कितना बचेगा भाई, तो 75.5, यानी कि क्या हो गया, कम हो गया, 75.5 बच गया। तो बैंक हैव टू सेट असाइड मोर फंड्स, लेस फॉर लेंडिंग, डिक्रीज मनी सप्लाई, हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन। बाजार में मनी का सप्लाई कम करेंगे, अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो वो होगा कैसे भाई, तो CRR और SLR को थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि उसके पास पैसा देने के लिए ज़्यादा पैसा ही ना बचे, मतलब उसके पास कैश ही, डिपॉजिट ही ना रहे। अब डिपॉजिट है मान लो 100 करोड़ है, अब ये कर देगा 5, ये कर देगा 15, 15 5 20 हो गया, तो बच गया 80 ही, है ना, 80, अब 80 में ही बांटेगा। अगर इसको कम कर देगा, इसको कर देगा 3, इसको कर देगा 10, तो 10 3 13 ही % हो गया। अब बांटने के लिए उसके पास 87 है, तो 7 करोड़ और एक्स्ट्रा चला जाएगा मार्केट में पंप हो जाएगा। तो वो पैसा फिर क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO जिसको बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, इसको समझ लेते हैं। मीनिंग क्या है, OMO रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना है और बेचना, लाइक बॉन्ड्स बाय रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया इन द ओपन मार्केट टू कंट्रोल द लिक्विडिटी। अब ये डायरेक्टली होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, ये पब्लिक भी खरीद सकता है और कोई भी खरीद सकता है ना। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या खरीदता है भाई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स वगैरह खरीदता है। और इस पर ना सरकार थोड़ा सा डिस्काउंट भी अच्छा खासा देता है कि भाई खरीदो तो इस पर इतना ज़्यादा तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा, टैक्स गेन मिलेगा, है ना, ये सब सारा चीज़ होता है। और ये होता किस लिए भाई, कंट्रोल द लिक्विडिटी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई को चलाने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। When the RBI sells government securities, जैसे ही RBI सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक्स एंड द पब्लिक बाय दीज सिक्योरिटीज, है ना। जैसे इस सिक्योरिटीज को बेचा, बैंक्स और पब्लिक क्या किया, इस सिक्योरिटीज को खरीदा तो पैसा जाएगा बाय पेइंग मनी टू RBI, विच रिड्यूसेस मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। तो जिसके वजह से क्या होता है, मनी सर्कुलेटिंग थोड़ा कम हो जाता है और इकोनॉमी स्टेबल होता है। When the RBI buys government securities from banks, अब जब फिर वापस बैंक से खरीदता है और द पब्लिक, द RBI pays the money increasing the money supply in the economy। और फिर जब वो हमसे खरीदेगा, हम अगर मान लो बेचते हैं कल होके, तो हमसे वो खरीदेगा, तो फिर मार्केट में ऐसे सर्कुलेशन चलते रहता है, कभी वो खरीद रहा है, कभी वो बेच रहा है, कभी हम खरीद रहे हैं, कभी हम बेच रहे हैं। दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें बीच में सीधा सीधा RBI आ जाता है ना। OMO refers to the buying and selling of government securities by the Reserve Bank of India in the open market to control the liquidity। क्लियर हो गया, चलो भाई। पर्पस क्या है भाई, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब ये चीज करने का पर्पस क्या है, OMO करने का पर्पस क्या है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हेन प्राइसेस राइजेस, RBI सेल सिक्योरिटीज टू रिड्यूस मनी सप्लाई, है ना। RBI क्या करता है, सिक्योरिटीज को सेल कर देता है सीधा, लो भाई लो, पैसा अपने कब्जे में ले लेता है। पैसा कब्जे में ले लिया तो क्या हो गया, मनी सप्लाई रुक गया, कूलिंग डाउन इन्फ्लेशन हो गया। ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन में क्या होगा, और इकोनॉमिक स्लो डाउन, RBI बाइज करेगा, RBI खरीदेगा, लाओ दो हम पैसा देते, लाओ दो हम पैसा देते, ठीक है। सिक्योरिटीज इंजेक्टिंग मनी ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्ट करेगा, तो सब दे दो, तुम भी बेच दो, ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर बेच दो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, पैसा देगा, इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। यही सारा चीज हो रहा होता है मार्केट में भी। एग्जांपल्स, इफ द इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग, इकोनॉमी ओवरहीट कर गया विथ टू मच मनी एंड राइजिंग प्राइसेस, RBI सेल्स 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, बेचने के बाद जाहिर सी बात है पैसा मिलेगा। पीपल एंड बैंक्स पे दिस मनी टू RBI को देगा पैसा, लो भाई 10,000 करोड़ हम तुमको दे रहे हैं। सो लेस कैश इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड लेंडिंग। अब क्या होगा, 10,000 करोड़ सीधा किसके पास चला गया, RBI के हाथ में चला गया। अब जो पैसा सर्कुलेट होता मार्केट में, इधर उधर कर्जा में जाता, अब नहीं, सीधा एक मुश्त पैसा उठ के कहाँ चला गया, RBI के पास चला गया। RBI क्या किया, चुपचाप से पैसा दाब के बैठ गया। स्टेबलाइज प्राइस को स्टेबलाइज कर दिया, इन्फ्लेशन को कम कर दिया, थोड़ा सा स्टेबल कर दिया, ये चीज़ होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं मीनिंग। इसका मतलब क्या है, LAF इज शॉर्ट टर्म मॉनेटरी टूल RBI यूज टू मैनेज लिक्विडिटी कैश इन द बैंकिंग सिस्टम डेली और इन द शॉर्ट रन। मतलब RBI इसका यूज करता है लिक्विडिटी को, यानी कि कैश को मेंटेन करने के लिए, है ना, मैनेज करने के लिए, ये सब चीज को। कंपोनेंट्स क्या है भाई, इट इंक्लूड्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन। रेपो और रिवर्स रेपो पर काम होता है।
रेपो रेट क्या होता है? बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक करता है बोरो रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो में आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स बाय पेइंग इंटरेस्ट। ठीक है, आरबीआई बोलता है कि भाई हमको तुम दे दो, हम तुमको इंटरेस्ट दे देंगे। पर्पस क्या हुआ? इंजेक्ट और अब्जॉर्ब लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रहा है मतलब आ भी रहा है और जा रहा है, कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है फ्रॉम द मार्केट टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और इसके वजह से क्या होता है ना, स्मूथ फंक्शनिंग होता है। अब उसमें कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो आरबीआई एकदम खड़ा हो जाता है, भैया हम तो हैं, मेरे पास तो खजाना है कुबेर का। बैकग्राउंड क्या है? इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट। अब ये चला कैसे, कहाँ से आया? इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय द नरसिंहम कमेटी 1998 में। तो ये एलएएफ जो हुआ ना, स्टार्ट हुआ 1998 में नरसिम्हम कमेटी, जो भी बोल लीजिए। एग्जाम्पल्स, इफ बैंक्स फेस अ कैश क्रंच फॉर अ डे, मान लेते हैं किसी दिन बैंक को कैश का जरूरत पड़ गया, दे बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई। बोलेगा आरबीआई भैया हमको दे दो, मेरे पास पैसा का कमी है, तो तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? एट रेपो रेट अंडर एलएएफ टू मैनेज लिक्विडिटी। हो गया, एलएएफ पर दे देगा। एलटीआरओ क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, अब ये होता है 1 से 3 साल के लिए, है ना। न्यूअर टूल वेयर आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी 1 से 3 साल टू बैंक्स बाय रेपो ऑपरेशंस हेल्पिंग मेंटेन लिक्विडिटी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। 1 से 3 साल के लिए, वह 1 दिन 2 दिन के लिए रहता है तो वो तो इस पर काम कर लेता है, एलएएफ पर। और अगर एलटीआरओ पर जाता है तो वो 1 से 3 साल के लिए। पर्पस है इंजेक्ट लॉन्ग टर्म फंड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू सपोर्ट स्टेबल लेंडिंग बाय बैंक्स। स्टेबल लेंडिंग मतलब चलो भाई तुम लिया है पैसा तो तुम हमको दोगे और उस पर इंटरेस्ट तो तुमको देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी क्या है? एलटीआरओ इज कंडक्टेड थ्रू आरबीआई कोर बैंकिंग सिस्टम कॉल्ड ई कुबेर। ई कुबेर के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, लिंकिंग बैंक अकाउंट्स नेशन वाइड। पूरा का पूरा बैंक अकाउंट को नेशन वाइड लिंक कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, मान लेते हैं इकोनॉमिक थोड़ा सा तंग चल रहा है, आरबीआई में इंजेक्ट 50,000 करोड़ बाई एलटीआरओज अलाउइंग बैंक टू हैव अ स्टेबल फंड्स फॉर अप टू 3 years एट अ रीजनेबल रेट। बोला तुमको हम 50,000 करोड़ दे रहे हैं 3 साल के लिए, तुम जो भी करना है स्टेबल और स्टेबल करो। दिस इनकरेज बैंक्स टू लेंड मोर टू बिजनेस। तो बोलेगा ठीक है, हम इतना पैसा जमा करेंगे, ये करेंगे, इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट पर फिर हम आपको दे देंगे पैसा, खत्म हो जाएगा। 1 से 3 साल के लिए दे देता है। अब उसमें क्या होता है ना, 50,000 करोड़ दिया तो कुछ जरूरी नहीं है कि 50,000 करोड़ वापस आ जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है 80,000 करोड़ आ जाए, 30,000 करोड़ उसका फायदा हो गया। 50,000 करोड़ दे दिया, 50 करोड़ मान लेते हैं इंटरेस्ट लगा के 60,000 करोड़ होता है, 60,000 करोड़ दे दिया आरबीआई को, लेकिन फिर भी तो उसके पास 20,000 करोड़ बच गया, उसमें से कुछ खर्च है। कभी कभी क्या होता है एनपीए में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब ये हो जाता है बैड डेट बोलते हैं, कोई लिया लोन और उसको चुका नहीं पाया, डिफॉल्टर हो गया तो खत्म हो गया। ऐसा बहुत सारा डिफॉल्टर आपको भी पता होगा। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दे डू नॉट चेंज द टोटल मनी। ये पूरा का पूरा मनी को चेंज नहीं करता है सप्लाई में, ये सब चीजें इन इकोनॉमी, बट रेगुलेट द एलोकेशन एंड यूज टू क्रेडिट। ये क्या करता है ना, सेक्टर्स को देखता है कि कहाँ पैसा जा रहा है, उतना क्या वहाँ जो जा रहा है पैसा वो जरूरी है भी या नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो वहाँ से पैसा खींचना है किस तरीके से, फिर जहाँ जरूरी है वहाँ को देना है। ऐसा चीज़ काम करने का। क्रेडिट राशनिंग उसी को बोलते हैं। क्रेडिट राशनिंग में आ जाता है क्या, आरबीआई सेट लिमिट्स ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स। आरबीआई क्या करता है, लिमिट कर देता है, भैया हम तुमको इतना ही दे सकते हैं, इतना से ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे राशन का होता है ना 5 किलो तो 5 किलो। बैंक कैन गिव इंक्लूड फिक्स्ड सीलिंग फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ लोन्स। एग्जाम्पल, आरबीआई में लिमिट लेंडिंग टू रिस्की सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट। अब आरबीआई क्या कर दिया है, कुछ लिमिट बना दिया है। जैसे रिस्की सेक्टर क्या हो गया भाई, तो रियल एस्टेट हो गया, उसमें डूबने का चाहे खराब होने का पैसा ज़्यादा चांसेस, तो उसके लिए लिमिट बना दिया, भाई तुमको हम इस चीज़ के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। अब इतना में तुम सब काम चलता है तो काम चला, उससे आगे हम तो नहीं दे सकते, बाकी अब तुम समझो। ये चीज़ है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी होता है। व्हेन बैंक लेंड अगेंस्ट कोलैटरल, आरबीआई कंट्रोल द मार्जिन विच इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलैटरल्स वैल्यू एंड द लोन। कोलैटरल वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो हमको लोन लेना है 100 रुपये का, सपोज कर लेते हैं, हम उसको कोलैटरल दे दिए हैं 150 रुपये का, तो मार्जिन कितना हो गया 50, ठीक है। मार्जिन कितना हो गया 50 रुपये का मार्जिन बन गया। वही चीज़ यहाँ पर समझाया जाएगा। अ हायर मार्जिन मीन्स बोरोअर मस्ट प्रोवाइड मोर कोलैटरल। हायर मार्जिन का मतलब क्या हो गया, वही तो हो गया ना कि हम ज़्यादा कोलैटरल दे दिए, और अब बिगर डाउन पेमेंट, या तो हम ज़्यादा डाउन पेमेंट दे दिए हैं। रिड्यूसिंग क्रेडिट फ्लो टू दी दैट सेक्टर, जिसके वजह से क्या हो गया, क्रेडिट फ्लो मतलब रिड्यूस कर गया, कम कर गया। एग्जाम्पल, फॉर ए कार लोन
अगर कार लोन ले रहे हैं तो आरबीआई में रिक्वायर 20% मार्जिन। आरबीआई बोलता है कि मेरे को 20% मार्जिन चाहिए, मीनिंग द लोन इज ओनली 80% ऑफ द कार वैल्यू। इसका मतलब कार का जो वैल्यू है उस पर लोन नहीं मिलेगा, मार्जिन वो पहले हटा ले रहा है, 80% जो बच गया उस पर वो बोलेगा ठीक है 80% पर आपको हम लोन दे देते हैं, 20% तो आपको देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आप 20% दे रहे हो, 25% दे रहे हो, 30% दे रहे हो या 50% दे रहे हो, ये आप पर डिपेंड करती है। उसी तरीके से बैंक से भी काम कर रहा ही होता है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI क्या होता है? Launched in 1972, this program mandates public sector bank to provide at least 1% of previous year's lending to the poorest at low interest rate 4% per annum। मतलब क्या हो गया कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है कि एग्रीकल्चर को कम पैसे पर, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना होता है। हेल्पिंग द पुअर फार्मर्स गेट चीप लोन्स फॉर सीड और इक्विपमेंट। इसके वजह से क्या होता है ना कि फार्मर को सस्ता लोन मिल जाता है फॉर सीड, फॉर इक्विपमेंट्स, फॉर समथिंग एल्स, ये बहुत सारा चीज़। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये 1972 में लॉन्च हुआ था। डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई कैन टेक punitive measures on banks that don't follow its guideline। अब आरबीआई क्या करता है ना, कभी कभी डायरेक्ट एक्शन भी लेता है कि भैया तुम जो फॉलो नहीं किया ना उस पर हम तुमको अभी दिखाते हैं, देखो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सच एज रिफ्यूजिंग द रीडिस्काउंट देयर बिल्स और चार्जिंग पेनल्टी इंटरेस्ट रेट, उस पर पेनल्टी लगा देगा, रीडिस्काउंट कर देगा। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास मतलब रेड कार्ड है, रेड कार्ड दिखा देगा, कहानी खत्म। इफ अ बैंक वायलेट्स क्रेडिट लिमिट्स, आरबीआई में इम्पोज पेनल्टी और रिस्ट्रिक्ट इट्स बोरोइंग। वायलेट्स कर रहा है, मान लो किसी को देना है 100 ही करोड़, है ना, चाहे उस बैंक को देना 100 करोड़ अलग से कर्ज पर, अब वो दे दिया है 150 करोड़, 50 करोड़ दे दिया है, अब ये हो गया आरबीआई के अगेंस्ट। आरबीआई बोलेगा ठीक है तुम दे दिया ना भैया, अब तुमको बैंक लोन नहीं देना पड़ेगा, ये रूल बन गया, अब तुम लोन नहीं दे सकते, तुम्हारे लिए लोन देना कैंसिल, बैठो आराम से। ये होता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA, ये क्या होता है? ट्रिगर्ड व्हेन बैंक फेल्स रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स लाइक कैपिटल एडिक्वेंसीज एंड हैव हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs। जब NPA बहुत बढ़ जाता है ना तब ये PCA आता है, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ज़्यादा NPA हो गया, मतलब लोन दिए और बहुत पैसा ऐसा है जो फंस गया, अटक गया, डिफॉल्टर हो गया, वो नहीं दे पा रहा है, तो आरबीआई मॉनिटर्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स वीक बैंक्स टू प्रिवेंट बैंकरप्सी। ठीक है ना, ये आरबीआई का काम क्या है भाई कि ये वीक बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि तुम ज़्यादा लोन देते देते तो कहीं बैंकरप्ट ना कर जाओ। तुम उसका तो पैसा लेके जा रहा है, जिसको दे रहा है उसको तो दे ही दिया, लेकिन और जिसका पैसा उसका ही पैसा खत्म कर देगा तुम, इसलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। एग्जाम्पल्स, आरबीआई में रिस्ट्रिक्ट अ बैंक लेंडिंग इफ इट क्रॉसेज NPA थ्रेशोल्ड एंड इंस्ट्रक्ट इट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ। अगर NPA थ्रेशोल्ड है कि मान लो 2% है, आपके पास 1000 करोड़ है, तो आपका NPA 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2% बोले तो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 20 करोड़ से ज़्यादा अगर नहीं हो सकता, अगर NPA उससे ज़्यादा हो गया देन आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस enforces to control consumer credit for durable goods like cars or electronics by regulating लोन फीचर्स सच एज डाउन पेमेंट्स एंड लोन टेन्योर। कंज्यूमर क्रेडिट के लिए भी तो बहुत सारा चीज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह देख लो, ये सब क्या है कि सब किसी न किसी फॉर्म में आरबीआई से रिलेटेड है, रेगुलेटेड है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोरो दो, डाउन पेमेंट पर थोड़ा सा रिबेट करो, डिस्काउंट करो कि हाँ ठीक है आप कम डिस्काउंट, कम डाउन पेमेंट पर भी सामान लेके जा सकते हैं। तो होता है ना, लोग आईफोन खरीद रहे हैं तो 1 लाख रुपए का आईफोन है और 15,000 रुपये डाउन पेमेंट दे के आईफोन लेके जा रहा है भाई, और यूज़ भी कर रहा है और धीरे धीरे पैसा दे रहा है, तो ये सब चीज़ हो रहा है। एग्जाम्पल, आरबीआई में सेट ए लार्ज डाउन पेमेंट्स और शॉर्टर लोन ड्यूरेशन टू कर्व एक्सेसिव बोरोइंग ऑन कंज्यूमर गुड्स प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो सीधा बोल देगा भाई नहीं भाई अब तुमको ज़्यादा डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और लोन भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलेगा, 6 महीना के लिए मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों का थोड़ा सा डर हो जाता है, अरे छोड़ो हटाओ नहीं लेंगे, अभी नहीं, सस्ता नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है, बाद में लेंगे 6 महीना में। तो क्या करता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन प्रिवेंट होता है, रुकता है पैसा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पंप नहीं हो पाता, ज़्यादा लोग बोरो नहीं करता, ज़्यादा लोग फ़ोन नहीं खरीदता, ज़्यादा लोग टीवी नहीं खरीदता है, ऐसे पगलाता नहीं है ज़्यादा लोग, है ना, ये चीज़ तो ध्यान में रखना होता है ये सब चीज़ को। चलो भाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करते हैं। MPC इतना सारा हो गया, तो MPC उसका क्या कौन काम कर रहा है ऐसे ऐसे।
तो व्हाट इज एमपीसी? द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. एमपीसी इज स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कमेटी सेट अप अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934. एक मतलब एक बोर्ड ऑफ मेंबर का यानी कि कमेटी बनाया गया 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत. ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? आरबीआई के थ्रू, है ना, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग ग्रोथ इन कंसिडरेशन. और इसका काम क्या है भाई? स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ग्रोथ को अच्छा करना, इकोनॉमी अच्छा करना. तो उसमें कौन कौन लोग हैं? ऑरिजिन कैसे हुआ भाई? तो एमपीसी वाज रिकमेंडेड बाय द आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी लेड बाय द देन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल इन 2014. 2014 में उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर थे, उनके थ्रू ये रेकमेंड किया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए. इट वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एन अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट इन 2016 में अमेंडमेंट हुआ और उसके तहत आरबीआई एक्ट 2016 अमेंडमेंट हुआ, मतलब कि थोड़ा सा कानून बनाया गया, रूल बनाया गया. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कानून के तहत आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो रूल बनाया गया और ये सब चीज लागू कर दिया गया, तैयार कर दिया गया. पर्पस क्या था? द मेन रोल ऑफ एमपीसी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इज टू फिक्स द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट. पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना है, स्पेशली द रेपो रेट, टू अचीव द गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%. है ना, गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन टारगेट 4% का होता है, उसको अचीव करने के लिए. और रेपो रेट को खास करके रेपो रेट पर ये थोड़ा सा लगाम लगाना होता है विद टॉलरेंस बॉन्ड ऑफ 2% to 6%. और ये 4% जो है ना, टॉलरेंस बैंड है 2 to 6%. इसके बीच में 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता. ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है. कॉम्पोजिशन क्या है? तो द एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स. फिलहाल तो अभी 5 मेंबर्स है, बट एक्चुअली होता है 6 मेंबर. उसमें 3 मेंबर्स आर ऑफिशियली फ्रॉम द आरबीआई. 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, दैट इज आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एंड 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड. ठीक है, आरबीआई गवर्नर क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं. डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं. और 1 ऑफिसर जो किया जाता है वो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड से होता है, उनका काम होता है. 3 एक्सटर्नल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 3 अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो सत्ता में होता है, सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी. ये सब चीज़ के बेसिस पर बनाया जाता है. तो अगर अभी देखा जाए तो आप देख सकते हैं जो 5 मेंबर जो हैं, 5 मेंबर का अगर हम नाम लिखते हैं यहाँ पर, इससे तो हो ही जाएगा. 5 मेंबर का नाम लिखते हैं. तो एक है सबसे पहला डॉक्टर नागेश कुमार. डॉक्टर नागेश कुमार, ठीक है, नागेश कुमार है. दूसरा मेंबर जो है हमारे हैं प्रोफेसर राम सिंह. प्रोफेसर राम सिंह, ठीक है, प्रोफेसर राम सिंह. तीसरा मेंबर जो है वो है डॉक्टर राजीव रंजन. डॉक्टर राजीव रंजन, ठीक है, राजीव रंजन. चौथा जो मेंबर है यहाँ लिख दे रहे हैं, चौथा मेंबर जो है वो है पूनम गुप्ता. ठीक है ना, पूनम गुप्ता. ये सब डिप्टी गवर्नर में ही आते हैं. और 5वां है जो कि गवर्नर है, दैट इज संजय मल्होत्रा. ठीक है, संजय मल्होत्रा. ये तो इतना लोग हैं, ये अभी 5 मेंबर ही फिलहाल है. तो ये सब का काम क्या है? एमपीसी. और एमपीसी के मेंबर हैं और एमपीसी के थ्रू क्या हो रहा है कि सब कुछ हम बता दिए, समझा दिए. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. चलो टेन्योर देख लेते हैं. इसका टाइमिंग जो है क्या है? एक्सटर्नल मेंबर सर्व फॉर अ टर्म फॉर 4 years, 4 साल के लिए काम करते हैं एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. और फिर से रिअपॉइंटमेंट नहीं होगा. डिसीजन मेकिंग में अगर देखा जाए तो डिसीजन आर टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट. मेजॉरिटी वोट क्या होगा? ईच मेंबर हैज 1 vote. इन द इवेंट ऑफ टाई द गवर्नर हैज द कास्टिंग वोट. अगर टाई हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट वोट करता है. मीटिंग्स, द एमपीसी मीट्स एट लीस्ट 4 times इन ईयर. कम से कम 4 बार तो होगा क्वार्टरली. एंड इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द आरबीआई. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी अगर बात करते हैं, द एमपीसी पब्लिशेस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आफ्टर ईच मीटिंग एक्सप्लेनिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक एंड पॉलिसी स्टांस. ये सब सारा चीज़ जनता के सामने, गवर्नमेंट के सामने, इकोनॉमी को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा काम चल रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ मेंटेन हो रहा है, कैसे क्या करना है, आगे का प्लानिंग क्या है, ये सब सारा चीज़ इंश्योर करना होता है. ठीक है. तो ये सब सारा चीज़ किसका काम है? एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. ठीक है. चलो भाई एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल. द एमपीसी इज लाइक अ बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट टास्क विद डिसाइडिंग द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट. द रेपो रेट मान लेते हैं वो डिसाइड कर देता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्रमोट ग्रोथ.
रेपो रेट को डिसाइड कर दिया भाई यही रेपो रेट होना चाहिए आप, तो उससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, ग्रोथ अच्छा आ गया। इफ इन्फ्लेशन इज राइजिंग, अगर इन्फ्लेशन राइज कर रहा है तो एमपीसी में इंक्रीज द रेपो रेट टू कव एक्सेसिव स्पेंडिंग, है ना। एमपीसी को क्या करना पड़ेगा भाई कि रेपो को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि एक्सेस स्पेंडिंग ना हो पाए। इफ द इकोनॉमी स्लोज डाउन इट मे रिड्यूस द रेपो रेट टू इंकरेज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, सिंपल है, सीआरआर के जैसा। दिस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इंश्योर दैट मॉनेटरी पॉलिसीज, एक सेकेंड, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसीज डिसीजन आर मेड विद कलेक्टिव विजडम, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये मतलब एक तरीके से देख लीजिए पूरा ओवरऑल जो कमेटी जो बना हुआ है वो उसका काम ही है कि इकोनॉमी का ग्रोथ सही होना चाहिए, ना स्लो डाउन होना चाहिए इकोनॉमीज और ना ही हाइप में जाना चाहिए, ना यानी कि ना ज़्यादा महंगाई बढ़े ना एकदम इकोनॉमी स्लो डाउन है, एकदम सिलसिलेवार स्मूथली तरीके से चलते हैं। तो ये सब काम किसका काम है भाई, तो एमपीसी का काम है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई फाइनली आरबीआई हम लोगों का खत्म हो गया। आरबीआई में इतना ही है, इतना से ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता आरबीआई में ये सब सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और बताने का समझाने का तरीका, प्रेजेंटेशन देने का अच्छा तरीका अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए, नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। लोगों के बारे में तो आपको पहले भी बता चुके थे कि एक नया लोगो तैयार कर दिया, जब तबीयत खराब था तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना रहता था ना, मन नहीं लग रहा था तो यही कर रहे थे, तो ये लोगो बनाया। लोगो के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है, लोगो आपको अच्छा लगा ये वाला, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ थम्स अप कर दीजिएगा, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, अब ऐसा ही कंटिन्यू वीडियो आएगा। अब बाकी हम अपना हेल्थ पर भी ध्यान रख रहे हैं, आप लोग भी अपना हेल्थ पर ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।